अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जिन 4 सब्जेक्ट्स को हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, उनके वीडियो लेक्चर्स भी साथ साथ अपलोड किए जा रहे हैं। इसी तरह इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी को लेकर भी एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। पहले वाला सेशन भी एक तसलसल के साथ चल रहा है, लेकिन जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि पीएसटी और सीटी का टेस्ट 1 महीने से पहले मुतवक्के नहीं है, तो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक नए सेशन का आगाज करने जा रहे हैं और ये सेशन 1 महीने में आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए है। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जबकि हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और पेडागोजी चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल तरतीब के साथ सारी क्लासेस के मिलते जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स खत्म करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, दैट इज अबाउट डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट होता है कि अगर आपके पास काफी सारा रॉ डाटा है और अगर आप उसे एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके ग्राफ बनाना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें मीन, मीडियन, मोड मालूम करना चाहते हैं, तो कैसे मालूम करेंगे आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी चैप्टर में देखा जाएगा। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग लास्ट लेक्चर्स में बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट को देखकर आए थे, पाई चार्ट, पाई ग्राफ के कॉन्सेप्ट को देखकर आए थे। हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजीद इंप्रोवाइज करके चलेंगे। तो यहीं से आगाज लेते हैं। सबसे पहले बार ग्राफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ्स, हम अपने डाटा को एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह ये होते हैं। आपने सिंपल बार ग्राफ देखे थे, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल बार ग्राफ कि अगर आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज का डाटा है और आप उसको एक बार चार्ट में लाना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए बार ग्राफ या बार चार्ट का यूज करते हैं। अब होता यह है कि समटाइम्स आपके पास डाटा में वैरायटी ज्यादा होती है, 2 or more than 2 categories of different kinds of data are drawn। अगर डाटा की टाइप्स ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वो जो आपका बार ग्राफ पहले बिल्कुल इस तरह सिंपल बन जाता था, अब उस बार ग्राफ के अंदर बार्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। यानी कि सिंपली अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 बार भी बनाने हुए, तो इस तरह साथ साथ हर एक जगह पर एक बार बनने के बजाय 2-2 बार बनते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू डाटा। तो मल्टीपल बार ग्राफ के लिए जो हमारे पास शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि 2 और मोर देन 2 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटाज आर ड्रॉन। तो ये हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीपल बार ग्राफ की भी 2 ही टाइप्स होंगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी। तो ये अगर हमारे पास कोई भी हमें डाटा दे दिया जाए तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर बॉक्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन लिखी है कि ग्राफ होता क्या है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डाटा की, जिसमें हम 2 क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप दिखाते हैं। मिनिमम आपके पास 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, 2 तरह की क्वांटिटीज होनी चाहिए जिनमें आप रिलेशनशिप दिखाते हैं। ग्राफ के अंदर कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम दोनों को ही ड्रा करते हैं। तो ये हमारी मर्जी होती है कि हम ग्राफ को किस तरह लेकर चलना चाहते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये आपको वर्टिकली नजर आ रहा है, तो वर्टिकल ग्राफ्स भी होते हैं और कुछ केसेस के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स भी मिलेंगे। ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ये आपके पास अगेन एक वर्टिकल ग्राफ है और मल्टीपल वर्टिकल ग्राफ है। तो आप लोगों ने चूंकि पेपर में ड्रा नहीं करके आने, तो वहां पर इस चीज को तो हम देखेंगे कि नहीं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ड्रा करना है। हम जस्ट ये देखेंगे कि हमसे रेलेवेंट कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमने देखनी है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन या डाटा कैसे लेते हैं? अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखें तो आपको डाटा मिल रहा है डेज का, नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, कि किस दिन कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वैसे तो सिंपली यही होना चाहिए था कि मंडे को कितनी हुई, एक बार उसका बना हो, ट्यूसडे का एक हो, वेडनेसडे का एक हो, लेकिन यहां पर उन्होंने फ्लेवर दे दिए कि मैंगो फ्लेवर, कोकोनट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। तो हर फ्लेवर को एक कलर दिया गया है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंगो के लिए है, ये कोकोनट के लिए जरा डार्क कलर लिया है और ये वनीला के लिए कलर लिया है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ कैटेगरीज का डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बार ग्राफ्स को हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। हम चूंकि इसकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ते जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ है, तो इसमें भी हमारे लिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट जाते हैं कि जहां पर हमारे लिए कुछ चीजें हों। तो यहां पर भी अभी तक ये हमसे रेलेवेंट चीजें नहीं आ रही। जी, ये पाई ग्राफ आ गया।
पाई ग्राफ का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पाई ग्राफ क्या होता है कि अगर आप अपने डाटा को, चार्ट को एक सर्कुलर ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो उसे पाई ग्राफ कहते हैं। पाई ग्राफ के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो 360 होते हैं। ये विलियम प्लेफेयर साइंटिस्ट हैं, स्कॉटिश इंजीनियर थे। स्कॉटिश इंजीनियर मतलब इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। तो स्कॉटिश इंजीनियर हैं, इन्होंने पाई ग्राफ का कॉन्सेप्ट 1801 में इंट्रोड्यूस करवाया, 1801 में। तो टोटल 360 डिग्री आपने वो सर्कल के अंदर टोटल फुल रोटेशन बनानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पाई ग्राफ बनाए जाते हैं। पाई ग्राफ का ही दूसरा नाम पाई चार्ट है, तो आपने इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना। ये एक और एमसीक्यू है डिफरेंट वर्डिंग के साथ, इससे परेशानी होना। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि मेरे पास एक पाई ग्राफ है जिसमें कैटेगरीज बनी हुई है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि यह इसका शेयर 140 है, इसका शेयर भी 140 है, इसका शेयर हम कह लेते हैं कि 80 है। कुल मिला के जो सारे शेयर है वो 360 बनने चाहिए। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अंदर जो टोटल पार्ट्स बनने चाहिए वो 360 ही बनने चाहिए। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि पाई ग्राफ इज आल्सो नोन एज पाई चार्ट। तो आपने इस पर्सपेक्टिव से भी इसको याद कर लेना, समझ लेना। अच्छा, नेक्स्ट है पाई चार्ट को आप एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रा कर सकते हो और क्लॉकवाइज भी। ये आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। पाई चार्ट को ड्रा करते हुए आपने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करना चाहते हो तो आप उसके इनर स्केल का यूज करेंगे, और अगर आप उसे क्लॉकवाइज ड्रा करना चाहते हैं तो आप उसके आउटर स्केल का यूज करेंगे। तो दोनों तरीकों से आप उसे करके देख सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये कुछ पाई ग्राफ्स बने हुए, जिस तरह ये एक पाई ग्राफ बना हुआ है, तो ये उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है। इस सब को छोड़ते हैं, इसमें हमारे लिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं है। नेक्स्ट है डाटा क्या होता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, ये मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड्स, फिगर, फैक्ट्स या किसी भी दूसरी फॉर्म में, उसे आप डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशावर की कितनी आबादी है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, एक साल में कितनी बारिशें हो रही है, तो ये सारे का सारा डाटा है। तो ये इस सारी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। डाटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को डाटा कलेक्शन कहते हैं। फिर जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ डाटा आप खुद लेते हैं, कुछ डाटा आपको बना बनाया किसी से मिल जाता है। जो डाटा आप खुद लेते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जो डाटा आप किसी से लेते हैं, बना बनाया डाटा लेते हैं, उसे हम सेकेंडरी डाटा का नाम देते हैं। तो आपने ये वाली चीज भी कर लेनी है। फिर है डाटा की कलेक्ट करने की मुख्तलिफ टाइप्स या तरीके। तो डाटा कलेक्ट करने का तरीका यह है कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर लो, इंटरव्यूज कर लो, आप क्वेश्चन एयर वो एक बनाकर जिसमें काफी सारे क्वेश्चन थे लोगों में बांट दो और एट द एंड कलेक्ट कर लो। न्यूज़पेपर, मैगजीन से डाटा ले सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो। डाटा की है 4 टाइप्स: डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट डाटा होता है आपके पास होल नंबर्स में, यानी कि आप कहते हो कि 4 स्टूडेंट है क्लास में, तो ये आपके पास किस तरह का डाटा है, ये डिस्क्रीट डाटा है। आप कहते हो एक बंदे की हाइट है 6.1 फीट, ये आपके पास कंटिन्यूस डाटा। ऐसा डाटा जो होल नंबर्स की फॉर्म में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की फॉर्म में, उसे आप डिस्क्रीट डाटा कहते हो। लेकिन ऐसा डाटा जो पॉइंट्स में हो, डेसिमल्स में हो या फिर फ्रैक्शंस में हो, वो आपके पास कंटिन्यूस डाटा होता है। फिर होता है अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। अगर आपने डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो उसे अनग्रुप डाटा कहते हैं, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइज करके उसके टेबल वगैरह बना लिए हैं तो उससे आप ग्रुप डाटा कहेंगे। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है डिस्क्रीट डाटा की। तो डिस्क्रीट डाटा मोस्टली आपके पास काउंटेबल होता है, आप उसे गिन सकते हो। जिस तरह क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, इस्लामाबाद की कितनी आबादी है, क्लास मैच में कितने प्लेयर्स हैं, फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स हैं, स्कूल में कितने फैंस हैं, ये सारी की सारी चीजें एग्जैक्ट नंबर्स में होती हैं, तो इन्हें हम डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट या सेपरेट। ये आपने एमसीक्यू के लिए ये वाले पॉइंट भी कर लेना। तो ऐसा डाटा अच्छा होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना आसान होता है। इसके लिए ऐसे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम बार चार्ट या पाई चार्ट बनाते हैं, क्योंकि डाटा आपके पास प्रॉपर नंबर्स में है। लेकिन अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स में हो, आपके पास कंटिन्यूस डाटा हो, तो फिर आप उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं या फिर आप उसको लाइंस की फॉर्म में शो करते हैं। तो इस तरीके से डाटा को शो किया जाता है, तो वो कंटिन्यूस डाटा आपके पास बन जाता है। तो वैल्यूज क्वांटिटीज कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन और डेसिमल, तो इसे हम कंटिन्यूस डाटा का नाम देते हैं। जिस तरह हम कहते हैं क्लास के 6 स्टूडेंट्स का वेट, अब वेट एग्जैक्टली 40 kg होना जरूरी नहीं है, 40.1 kg भी हो सकता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम है, यानी कि आप कह सकते हैं 10.2 ml, हाइट ऑफ पर्सन 6.3 इंचेस, 6.3 फीट, टेम्परेचर ऑफ सिटी
30.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पॉइंट्स में डाटा आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपके लिए उन्होंने कुछ क्विक चेक दिया है कि आप बताएं कि डज एनी ऑफ दिस फॉल्स अंडर कंटिन्यूअस डाटा। कार की स्पीड कंटिन्यूअस में आ सकती है, यानी कि आप कह सकते हो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप कह सकते हो कार की स्पीड है 50.7 किलोमीटर पर आवर। दोनों तरह से इस डाटा को लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ कार्स इन अ शोरूम, ये आपके पास पॉइंट्स में नहीं आएगा। आप ये नहीं कहोगे कि शोरूम के अंदर 1.5 कार है या 1 कार है या 2 कार्स है, 1.5 नहीं होगी। द मैस ऑफ अ बैग ऑफ राइस, चावलों के बैग का जो वजन है वो वजन तो हमेशा पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा, ऐसा डाटा जो कि इजी ना हो, रा फॉर्म में हो, बगैर ग्रुपिंग के हो, उसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जबकि ग्रुप डाटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर इज 15 to 20 2 डेज, नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर इज 21 to 25 4 डेज। तो अगर आप डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो ये ग्रुप डाटा है, लेकिन आप जस्ट बस ऐसे ही मुख्तलिफ डेज का टेम्परेचर लिख देते हो तो ये आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है। तो इसको हम डाटा को दो तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर डाटा को हम किस फॉर्म में करते हैं? ग्रुप डाटा के फॉर्म में करते हैं। ये भी हो गया। अच्छा, इसमें फर्दर फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे इस चैप्टर का सबसे अहम तरीन हिस्सा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि अगर आपने एक डाटा लिया है और डाटा के अंदर आपने अपने डाटा को अरेंज किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं। तो तादाद की तकसीम से क्या मुराद है? तादाद की तकसीम से ये मुराद है कि मैं कहता हूं कि एक क्लास में 40 से ऊपर नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 50 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, 60 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, 70 से ऊपर वाले, 80 से ऊपर वाले। तो वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी कि 40 से ऊपर 4 बच्चे हैं, 50 से ऊपर 3 है, 60 से ऊपर 8 है, 70 से ऊपर 10 है। तो ये हमारे पास डाटा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो इस तरह का डाटा होता है इसमें सेंट्रल वैल्यूज फाइंड की जाती हैं और उसके लिए हमने एक रूटीन में बड़ा मशहूर वर्ड सुना होगा कि एवरेज निकाल ली है। यानी कि क्लास में बच्चों का मुख्तलिफ रिजल्ट है, मैं उसकी एवरेज निकाल लेता हूं। एक बंदा रोजाना चलता है, हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट वीक में पर डे कितना चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें मालूम करनी होती हैं, किसी भी चीज की सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करना, तो इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस क्लास के लेवल पर आपने 3 तरह की टेंडेंसीज मालूम करनी है। पहली तो एवरेज निकालने का तरीका, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? आप रूटीन में एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सारी वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एक बंदा पहले दिन 6 किलोमीटर चला, अगले दिन 5 चले, अगले दिन फिर 6, उससे अगले दिन 5, उससे अगले दिन 4, उससे अगले दिन 7। एवरेज निकालें। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जमा करना पड़ेगा। हम इनको जमा कर लेते हैं कि 6 और 6 12, 5 17, 4 21 और 7 28, और टोटल डेज जितने दिन वो चला 5, तो उसकी जो एवरेज है वो इस हिसाब से निकल आई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम सारी वैल्यूज को जमा कर लेते हैं और जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। सारी वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम शो करते हैं एक्स के साइन से, इसके ऊपर लगाते हैं बार। बार इज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है एक्स, पहली वैल्यू x1, दूसरी x2, x3, x4, हम सारी वैल्यूज को जमा करते हैं, उसे सिग्मा x लिखते हैं और नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज को हम n से शो करते हैं। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला तरीका है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यूज। वैल्यूज है 2 5 6 7 8, तो इन सबको जमा करना है। इन सबको अगर हम जमा करें तो 28 बनता है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यूज 5 है, तो आपका आंसर 5.6 आ जाएगा। एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, उनकी इनकम ये है, तो हमने देखना है कि एवरेज इनकम क्या है उस फैमिली की। तो हमने सबकी इनकम को जमा करके 5 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास उनकी एवरेज इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मीडियन का। मीडियन से मुराद होता है दरमियाना या मिडल। तो अगर आपके पास काफी सारा डाटा हो तो उसमें से दरमियान वाली वैल्यू को उठाने को मीडियन कहते हैं। तो ये भी सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें आप क्या करते हो कि डाटा को तरतीब से लिखते हो, चाहे आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, चाहे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वैल्यूज हैं 4 5 6 7 2, 5 वैल्यूज हैं। मैंने सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लेता हूं 2 4 5 6 7। ये टोटल वैल्यूज कितनी है? 5। अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ओड हैं, यानी कि तादाद में ताक है,
फिर तो बड़ा आसान काम है कि मैं जो दरमियानी वैल्यू होगी, टोटल 5 है ना, तो मैं जो दरमियानी वैल्यू होगी उसको काउंट करूंगा, इधर वाली 2 इग्नोर कर दूंगा, इसकी दरमियान वाली साइड वाली 2 इग्नोर कर दूंगा, जो दरमियान वाली वैल्यू है वो मीडियन है। लेकिन अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इवन है, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने उसको जमा करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनका तो मेरे लिए आसान है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका मीडियन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टोटल वैल्यूज 6 है, 6 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब ये है कि मैंने थर्ड और फोर्थ वैल्यू को जमा करना है, थर्ड प्लस फोर्थ वैल्यू को जमा करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 8 और 10 को आप जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ओड वैल्यूज और इवन वैल्यूज दोनों का मीडियन मालूम कर सकते हैं। कहते हैं ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या होता है, ये हमें पोजीशन बताता है कि मीडियन किस पोजीशन पर पड़ा है। तो आपकी बुक में मिस्टेक ये है कि यहां पर जहां पे 8 लिखना था इन्होंने 18 लिख दिया है, 8 + 10 18 होता है, यहां तक तो ठीक है। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। तीसरी चीज है मोड। मोड क्या होता है, आपके डाटा में जो वैल्यू बार बार रिपीट होगी उसे मोड कहते हैं। समटाइम मोड की बड़ी अहमियत बन जाती है कि एक बच्चा है, उसने 30 टेस्ट दिए हैं, 29 टेस्ट में उसके मार्क्स जो हैं वो 90+ ही हैं, एक टेस्ट में उसके मार्क्स 0 हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो हम उस 0 की बेस पर उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी उस बच्चे के साथ। तो बेहतर यह है कि उसकी इस तरह की वैल्यू इग्नोर हो जाए, जो सबसे ज्यादा बार उसका रिपीट हो रहा है वो उसका मोड हो जाएगा। यानी कि एक जगह का टेम्परेचर है वो कभी हो जाता है 40, कभी 41, कभी 40, कभी 42, कभी 43, महीने में 2 दिन वो 15-15 भी हो जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ का अमूमी तौर पर मौसम क्या है, तो हम कहेंगे 40 से 41 वाला, यानी कि हम ज्यादा वालों को तरजीह देंगे। तो मोड में हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा वालों को तरजीह देते हैं कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें से हमने मोड अगर निकालना हो तो इसमें देखें 2 एक दफा आया है, 3 3 दफा, 4 2 दफा, 5 4 टाइम आया है, तो 5 यहां का मोड है। 8 8 9 10 11 11 13, तो 8 और 11 इसके मोड हैं, यानी कि वो नंबर जो ज्यादा बार आए बाकियों से उन्हें हम मोड्स कहते हैं। मोड को लिखने का तरीकेकार क्या होता है, आप x लिखकर उसके ऊपर ये वाला साइन बनाएंगे, दैट इज सिंबल ऑफ मोड। तो ये सिंबल्स भी आप लोगों ने याद करने होते हैं क्योंकि एमसीक्यू तो इनमें से भी बन ही सकता है, ये बड़ा आसान सा तरीका है। एंड द वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मौका होता है। इट इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी काम के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक बंदा एक सिक्का ऊपर फेंकता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल इवेंट है 2, हेड आने की पॉसिबिलिटी 1, टोटल इवेंट 2 क्या है, एक क्वीन के लिए 2 ही इवेंट होते हैं, या हेड या टेल। तो 2 इवेंट्स में से एक चांस है हेड आने का, तो 1 आउट ऑफ 2 उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आप लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो दाना होता है उसमें एक तरफ 1 बना होता है, एक तरफ 2, फिर 3 4 5 6, 6 तरह के नंबर्स होते हैं। तो उसमें 6 आने के चांसेस क्या है, 1 आउट ऑफ 6, तो दिस इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि प्रोबेबिलिटी कहते क्या है, इट मींस हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, किसी चीज के होने के चांसेस क्या हैं। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस विच गिव्स सम रिजल्ट। अगर रिजल्ट 2 या 2 से ज्यादा तरह के आ सकते हो तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो लूडो का दाना फेंकना मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसे हम आउटकम कहते हैं। और जब एक एक्सपेरिमेंट बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो उसे आप ट्रायल कहते हैं कि ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का मतलब यह है कि आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए, आप पहले बंदे को ट्राई करते हो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें को, छठे को, आप कहते हैं ट्रायल चल रहा है। तो इस तरीके को हम ट्रायल कहते हैं जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बार बार हो रहा हो। सैंपल स्पेस क्या है, टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको कुल मिला के हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। तो सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट की तरह होता है क्योंकि इसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स शामिल होती हैं। तो याद कर लें
कि आपके पास पॉसिबल रिजल्ट कोई एक होगा, लेकिन जितनी तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं एक वक्त में तो एक ही आना, लेकिन टोटल जितनी तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कर लेना है। तो यहां पर हमारे लिए ये सैंपल स्पेस उन्होंने कोई इनकी बताई है कि या हेड या टेल, या फिर इसमें सैंपल स्पेस क्या है, 4 तरह के जो कलर्स हैं वो मार्बल्स हैं वो आ सकते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि किसी भी सैंपल स्पेस का कोई एक रिजल्ट, तो फॉर एग्जांपल एक क्वीन फेंका है तो हेड का आना एक इवेंट है, तो ये आउटकम एक इवेंट है। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर तो रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आ सकता हो तो उसे हम इक्वली लाइकली कहते हैं, या फिर अगर किसी रिजल्ट के आने के चांसेस सबके बराबर हो तो उसे इक्वली लाइकली कहते हैं। क्योंकि क्वीन फेंके तो जितने चांसेस हेड आने के उतनी टेल आने के, लूडो का दाना फेंके तो जितने चांसेस 1 2 3 4 5 आने के हैं उतने ही चांसेस 6 आने के, यानी कि सारे नंबर्स के आने के चांसेस बराबर हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास किसी एक चीज के आने के चांसेस ज्यादा हैं तो उसे हम अनलाइकली इक्वली का नाम देंगे कि वो हमारे पास नॉट इक्वली लाइकली वाला एक्चुअली कंसिडर होगा। तो ये हम इस तरीके से चीजें मालूम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या आप जो आउटकम चाहते हैं उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटकम्स मालूम करने का तरीकेकार है। नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। इसके लिए आप डेफिनेशंस इसकी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा क्योंकि उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास फर्दर बहुत सारी क्यूरीज हैं। अब हम इसकी समरी की तरफ दौड़ते हैं। तो इसकी समरी में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले डाटा क्या होता है, फिर पाई चार्ट या पाई ग्राफ क्या होता है, फिर मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट के अंदर क्लासेस को कैसे शो करते हैं, डाटा किस तरह का होता है, कुछ डाटा जो काउंट हो सकता है कुछ नहीं काउंट हो सकता है। जिस डाटा को आप काउंट कर सकते हैं उसे क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको आप क्वालिटेटिव डाटा का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कलर्स, तो कलर्स जो होते हैं वो आपके पास क्वालिटेटिव डाटा के अंदर काउंट होते हैं। फिर हमने कंटिन्यूस डाटा देखा, हमने डिस्क्रीट डाटा देखा, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा देखा, ये सारे के सारे डाटाज हैं। फिर मीन मीडियन मोड देखा, ये हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मेहनत से करनी है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं कि हमारा नॉलेज कितना ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड डाटा। डाटा की बेस पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरीज का डाटा हो तो मल्टीपल बार ग्राफ। पाई चार्ट में इंटरनल एंगल्स 360 डिग्री। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? मास, वजन, स्पीड, ये कभी भी डिस्क्रीट डाटा नहीं होते। नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल, ये कमरे जो होटल के अंदर होते हैं ये पूरे नंबर में होते हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं होता कि 2.5 कमरे हैं, 3.5 कमरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें से मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हमें वो नंबर देखना होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो 13 3 दफा रिपीट हुआ, बाकी कम दफा है, तो 13 राइट आंसर है। इसका मीडियन निकालना है। पहले टोटल वैल्यूज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है। अब 10 वैल्यूज के बाद आपने क्या करना है, आपने n+1 डिवाइडेड बाय 2, 10 को 1 से जमा करके 2 से डिवाइड करना है, ये 11/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5। अब आपने 5वीं और छठी वैल्यू उठानी है इसमें से, तो ये 5वीं ये छठी है, दोनों वैल्यूज को करना है जमा और 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि n+1 से मुराद आपके पास जो भी आंसर आए आपने उस वैल्यू को उससे अगली वैल्यू को पिक करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 45। सो दैट इज योर राइट आंसर। तो यहां पर हमारी क्लास 6 की मैथमेटिक्स हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है कि इन वीडियो लेक्चर से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी जारी रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।